इस शो में आज हम बात करेंगे दिन भर की 4 बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र के कोल्हापुर की। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में इन दिनों कोहराम मचा हुआ है। हिंसक झड़प से तनाव और बवाल मचा हुआ है। वजह क्या थी, ये आपको विस्तार से बताएंगे। दूसरी खबर का रुख करेंगे जो कि बिहार से आ रही है। बिहार के पटना में एक इंजीनियर के घर पर जब छापेमारी की गई तो टीम के होश उड़ गए, क्योंकि इंजीनियर के घर से एक दो नहीं बल्कि लाखों रुपए का कैश मिला, कुछ जले हुए नोट मिले। तीसरी खबर का रुख करते हैं जो उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई है, जहां पर विधायक पूजा पाल के एक लेटर से सियासी हंगामा शुरू हो गया है और घिरते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। क्या है पूरा मामला, यह भी आपको विस्तार से बताएंगे। आखिरी और चौथी खबर है बारिश और बाढ़ की। शहर शहर में तबाही मचाई हुई है। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं बारिश अपना रौद्र रूप दिखा रही है। ये 4 बड़ी खबरें 4 बजे आपको विस्तार से दिखाएंगे। सबसे पहली खबर महाराष्ट्र के कोल्हापुर से है, जहां पर हिंसा और बवाल की चपेट में है। देर रात हिंसक झड़प देखने को मिली है। मामूली सा विवाद था। इस मामूली विवाद से सुलगती आग में दो समुदाय के बीच बवाल हो गया। झड़प के दौरान आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई। घटना के बाद मौके पर पुलिस बल तैनात है। हालांकि पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन इलाके में तनाव का माहौल है। आपको यह भी बताते चले कि भारत तरुण मंडल प्रणीत राजे बागसवार फुटबॉल क्लब की 21वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम रखा गया था, जिसे लेकर इलाके में फ्लैक्स, पोस्टर, बैनर और साउंड सिस्टम लगाने की वजह से स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिली है। इसके बाद धीरे धीरे विवाद बढ़ता गया। अचानक से भीड़ आ गई, भीड़ से पत्थरबाजी हुई, फिर गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई और आगजनी भी शुरू हो गई। तो मामूली सा विवाद था, वो विवाद कितना हिंसक हो गया ये आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। कोल्हापुर की एक खबर जहां पर हिंसा, बवाल और इस वक्त भी तनाव की स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई है। सवाल ये कि इस हिंसा के पीछे की साजिश आखिर किसकी है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर की खबर, जहां कोहराम मचा हुआ है। मामूली सा विवाद था, वो विवाद अपने आप में कैसे धीरे धीरे हिंसक रूप ले लेता है, इसकी तस्वीर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र की कोल्हापुर की एक खबर जिसकी तस्वीरें आपके सामने है। हिंसा हुई और छोटे से विवाद के चलते ये इतनी बड़ी हिंसा, आगजनी तक हो गई, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। अचानक से भीड़ एकजुट हो जाती है और वो भीड़ कब हिंसक हो जाती है देखते ही देखते किसी को पता नहीं लगता है। भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है, उनकी तस्वीरें भी साफ तौर पर आप इस वक्त देख पा रहे होंगे। हिंसा के पीछे आखिर किसकी साजिश है, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। हर तरफ कोहराम मचा हुआ है। मामूली सा विवाद था, बेहद छोटी सी बात थी और यही बात कब बढ़ते बढ़ते विवाद कब हिंसा में तब्दील हो गया, देखते ही देखते कुछ पता ही नहीं चल पाया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोकल पुलिस वहां पर मौजूद है और स्थानीय लोग वहां पर मौजूद है। वाद विवाद बहुत ज्यादा गहराता गया, पत्थरबाजी हुई है, वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। हिंसा की ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तोड़फोड़ हुई है। तो सवाल यही खड़ा हो रहा है कि इस हिंसा के पीछे आखिर साजिश किसकी है, इलाके में तनाव का माहौल किसने बनाया है। पुलिस लगातार शांति बनाए रखने की अपील कर रही है, लेकिन घटना के बाद वहां पर पुलिस बल तैनात है। तोड़फोड़ की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, आगजनी की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। झड़प वहां पर हुई है, मामूली सा विवाद था। वो मामूली सा विवाद कब विवाद आग में बदल जाता है, ये आप इन तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता का। अरे क्या जानकारी मिल पा रही है। पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन इस वक्त कोल्हापुर के क्या हालात है, क्या छोटा सा विवाद था जो इतना हिंसक हो जाता है कि भीड़ को समझा ही नहीं पाते हैं, गाड़ियां आग के हवाले की जा रही है। देखा जाए तो जो विवाद है वो साउंड को लेकर विवाद खड़ा हो गया था, जहाँ की एक कार्यक्रम को वहाँ पे संबोधित किया गया था। भारत जो एक ग्रुप है उसकी तरफ से एक कार्यक्रम लिया गया था जिसको लेकर साउंड बजाए थे, और जो साउंड के चलते हुए कुछ पुलिस ने उसकी तकरार की गई थी, जिसको लड़के पुलिस वहाँ पर आके उस साउंड को बंद किया गया था। फिर माहौल शांत हुआ था। उसके बाद में कुछ देर बाद में यानी 6 साढ़े 6 बजे के बाद में दोबारा से वहाँ पे जो है विवाद बड़े पैमाने पे खड़ा हुआ, जहाँ की कई 4 व्हीलर जलाई गई, कई ऑटो जलाए गए, कई तोड़फोड़ की गई। इसको लेके जो है विवाद खड़ा हो गया था। फिर पुलिस ने जो है पूरी घटना का जायजा लेके पूरा साउंड को लेकर ये क्या बवाल था। ये बात इतनी छोटी थी कि एक दूसरे से बात करके सुलझाई जा सकती थी, इतना हिंसक माहौल कैसा हो गया।
लोकल पुलिस, कई सारे पुलिस बल वहां पर तैनात है। अभी क्या स्थिति बनी हुई है अनिल? अभी स्थिति शांत है, लेकिन जो विवाद जो खड़ा हुआ था वो पहले शांत किया गया था, उसके कई घंटों बाद वो दोबारा से विवाद खड़ा हुआ था। ठीक है, शुक्रिया अनिरुद्ध जानकारी देने के लिए। तो हिंसा के पीछे किसकी साजिश है, ये बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर बिहार के पटना से आ रही है, जहां पर एक सरकारी इंजीनियर के घर पर जब छापेमारी होती है तो कई सारा पैसा मिलता है। ईओयू ने इंजीनियर के घर पर छापा मारा है। इंजीनियर के घर से 35 लाख रुपए मिले हैं। किचन की चिमनी में भी कैश जो है वो छिपा रखा था और कैश बचने के लिए 20 लाख के नोट जला दिए। इतना ही नहीं, कई और जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विनोद कुमार राय के 100 करोड़ रुपए के मालिक होने का अनुमान है। पत्नी बबली राय पर कार्रवाई होगी। सरकारी काम में बाधा डालने, नोट जलाने के मामले में यह कार्रवाई होगी। ईडी के अधिकारियों ने ईओयू से संपर्क कर पूरे मामले की जानकारी ली है। और आप ये देखिए, नोटों की गड्डियां, 1 लाख नहीं 35 लाख मिले हैं। इंजीनियर के, सरकारी इंजीनियर के घर से इतना भारी तादाद में कैश बरामद होना अपने आप में ही संदेह के लिए कई सवाल खड़े कर देता है। 35 लाख कैश एक्शन में। ईडी तस्वीरें आपके सामने हैं। इंजीनियर के घर से खूब सारा पैसा मिलता है और सवाल अब यही खड़ा हो रहा है कि आखिर इतना सारा कैश आता कहां से है। तो 35 लाख कैश, नोटों की एक गड्डी आपके सामने है, लाखों कैश मिला है। इंजीनियर के घर से इस तरह की खबर जब सामने आती है तो कई सारे सवाल खड़े कर देती है सरकारी इंजीनियर। ईडी के अधिकारियों ने ईओयू से संपर्क किया है, पूरे मामले की जानकारी ली है। जांच पड़ताल अब भी लगातार की जा रही है। अब बात करते हैं अगली खबर की, जो उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई है, जहां पर विधायक पूजा पाल के एक लेटर से सियासी हंगामा शुरू हो गया है। पूजा पाल के लेटर के बाद अखिलेश यादव घिरते नजर आ रहे हैं। विधायक पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखकर अपनी हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है, अगर मेरी हत्या होती है तो इसके लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जिम्मेदार होंगे। जिसके बाद प्रदेश में सियासी तनाव बढ़ गया है। पत्र में यह भी लिखा गया है कि अखिलेश यादव ने उन्हें बीच रास्ते में अपमानित करके छोड़ दिया है। तो ये आपको वो लेटर दिखा रहे हैं जो पूजा पाल ने लिखा है। इस लेटर के बाद कई तरह की सियासी बयानबाजी भी हो रही है, अटकलें लगाई जा रही है। उनका कहना है, उन्होंने अपने इस लेटर में लिखा है, आप लेटर देख पा रहे होंगे कि किस तरह से कई बातें अपनी लेटर में उन्होंने लिखी है। अखिलेश यादव ने उन्हें बीच रास्ते में अपमानित करके छोड़ दिया है, ये भी लिखा गया है। सियासी तनाव इस लेटर के बाद प्रदेश में देखने को मिल रहा है। उन्होंने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि अगर मेरी हत्या होती है तो इसके लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जिम्मेदार होंगे। तो पूजा पाल का ये लेटर है, हत्या का डर उनको सता रहा है, लेकिन क्या वजह है, ये बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता नजर आता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इन सब के बीच में पूजा पाल के इस लेटर को लेकर काफ़ी सियासी बयानबाजी भी सामने देखने को मिल रही है। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि पूजा पाल के इस लेटर में जो हत्या का डर उनको सता रहा है, क्या दर्शाता है ये, किससे उनको डर सता रहा है, क्यों उन्होंने समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम लिया है, उनको चिट्ठी लिखी है। तो उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि अगर मेरी हत्या होती है तो इसके लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जिम्मेदार होंगे। जिसके बाद प्रदेश में सियासी तनाव लगातार बना हुआ है। पत्र में यह भी लिखा है कि अखिलेश यादव ने उन्हें बीच रास्ते में अपमानित करके छोड़ दिया है। तो आपको बता दें कि पूजा पाल की जान को आखिर किससे खतरा है, ये बड़ा सवाल है। संवाददाता अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़े हुए। अभिषेक, क्या जानकारी मिल पा रही है? पूजा पाल के इस लेटर के बाद सियासी गलियारों में अटकलें तेज हो गई है। उस लेटर में सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी नाम लिखा गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश के चायल विधानसभा से समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो विधायक बनी, लेकिन एक हफ्ता पहले यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान योगी सरकार की तारीफ करने के बाद उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया। अखिलेश यादव ने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया और उसके बाद से पूजा पाल लगातार नए नए खुलासे कर रही हैं। अभी कल ही उन्होंने एक चिट्ठी अखिलेश यादव को
भेजी है। एड्रेस करते हुए लिखा है, 2 पेज की चिट्ठी, उसमें लिखा है कि हमने आपसे इसलिए एसोसिएशन रखा क्योंकि आप एक युवा नेता थे, एक बदली हुई सियासत को आपने शुरू किया था, लेकिन फिर से वही अतीक वाला प्रकरण आता है कि अतीक से न्याय उनको मिलता है योगी सरकार में, और इसीलिए उन्होंने योगी सरकार की तारीफ की थी। इस बात का भी जिक्र किया है कि देर हो गई ये फैसला लेने में, ये फैसला पहले ही लेना चाहिए था। दूसरी बात, बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी हैं, अखिलेश सरकार के दरमियान क्या क्या हुआ, योगी सरकार के दरमियान क्या क्या हुआ, जस्टिस के लिए वो कहाँ कहाँ गई, लेकिन उनको कहाँ पे जाकर के न्याय मिला। इन बातों का जिक्र करते हुए पूजा पाल ने इस बात का भी जिक्र किया है कि उनको अगर कुछ होता है, यानी उनकी जान को अगर खतरा होता है, तो इसके लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ही दोषी होंगे। यानी कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि इतने बड़े घटनाक्रम के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से उनको, हालांकि उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी लिखा था, उन्होंने ट्रोलर्स को भी लिखा था कि आप मुझे ट्रोल करते रहिए लेकिन मैं सच्चाई के साथ खड़ा रहूंगी। तो उनका ये कहना है कि लोग फ़ोन कर रहे हैं, उनको धमकियां दे रहे हैं, उनके साथ कुछ भी हो सकता है, और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो इसके लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव इसके लिए दोषी होंगे। अभिषेक, एक और बात समझने की ज़रूरत है कि हफ्ते भर पहले का ये जो पूरा मामला सामने आया, उसके बाद से कई तरह के बयान भी देखने को मिले। समाजवादी पार्टी पर भी कई तरह के सवाल उठने लगे थे कि विधायक अगर इस तरह की बात कर रहा है, दूसरी सरकार की तारीफ कर रहा है, तो वो क्या दर्शाता है। इन सब के बीच में क्या ये कहा जाए कि समाजवादी पार्टी के लिए एक मुश्किल की घड़ी, कहीं ना कहीं इमेज को तो डेंट जरूर पहुंचा होगा समाजवादी पार्टी? एब्सोल्युटली। देखिए, कई लोगों ने क्रिटिसाइज करते हुए कहा है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि पूजा पाल को जिस तरीके से पार्टी से निष्कासित किया गया और जिन ग्राउंड्स पर निष्कासित किया गया कि आपने योगी सरकार की इसलिए तारीफ की क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पर उन्होंने उनको न्याय दिलाया, अतीक वाला मसला उन्होंने सामने रखते हुए कहा कि उनको योगी सरकार में न्याय मिला। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को लगता है कि इस तारीफ के बदले कहीं ना कहीं एक बड़ा वोट बैंक है जो कि माइनॉरिटीज का है, वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स से प्रभावित होते हुए कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। दूसरी तरफ तमाम पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि चुनाव में लगभग 16-17 भी महीने और हैं, और ऐसे में पूजा पाल को बाहर करके अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में पाल और बघेल समाज लगभग 2% इनकी आबादी है, उनको अपने से दूर करने का काम किया है। दूसरी बात, लॉ एंड ऑर्डर पर जब भी बात होगी तो पूजा पाल के इस कमेंट और उसके बाद समाजवादी पार्टी को इससे डिसएसोसिएट करने वाले मुद्दे पर अखिलेश यादव का हमेशा से क्रिटिसिज्म होता रहेगा। तो दोनों ही मसले हैं। अखिलेश यादव के पक्ष की अगर बात की है, समाजवादी पार्टी में हमारी बात हुई थी, उनका कहना था कि अभी चुनाव में वक्त है और हमने सही समय पर निर्णय लिया है क्योंकि इससे हम बाहर निकल सकते हैं 15-16 महीनों में जो ये घटनाक्रम हुआ है जिससे नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि पाल और बघेल समाज जो कि उत्तर प्रदेश में खासतौर पर प्रयागराज के आसपास एक बड़ी आबादी में है, वो एक बड़ा झटका है अखिलेश यादव के लिए जो उनसे जुड़ा हुआ था 2022 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन पूजा पाल को बाहर किया गया है। तो ऐसे में अभिषेक, यानी कि एक बात तो लगभग साफ है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन, जो बदलाव लॉ एंड ऑर्डर का उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलता है योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद, वो शायद हमें पहले नहीं देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश ने अखिलेश यादव की सरकार देखी है, उत्तर प्रदेश ने मायावती की सरकार देखी है, उत्तर प्रदेश ने मुलायम सिंह की भी सरकार देखी है। इन सब के बीच में जब बीजेपी वहां की सत्ता को संभालती है तो जो परिवर्तन हुआ है, जिसकी प्रशंसा कई बार चाहे सरकाज़म में ही क्यों नहीं ऑपोजिशन भी करता रह जाता है, तो मुझे लगता है ये भी एक जीता जाता एग्जाम्पल उसी का है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर योगी सरकार ने काम किया, बुलडोजर एक सिंबल बन गया जस्टिस का, हालांकि क्रिटिसाइज भी किया गया, सुप्रीम कोर्ट तक ही मामला गया, खासतौर पे वुमेन महिलाओं की सेफ्टी को लेकर के जो काम किए गए, इन सब ने योगी सरकार को सिंबलाइज किया कि यहाँ पर क्रिमिनल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। गुजरात में इसकी चर्चा हुई, इसकी चर्चा मध्य प्रदेश में हुई, इसकी चर्चा असम में हिमंता बिश्व शर्मा ने की। हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है। शुक्रिया अभिषेक जानकारी देने के लिए। इन सब के बीच में आपको सुनाते हैं पूजा पाल ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। मैंने लेटर को बहुत सोच विचार करने के बाद लिखा क्योंकि पहली बात तो जैसे इनको पता था कि मैंने जब राज्यसभा का चुनाव हुआ मैंने तभी वोट उनको दिया, तो उसी समय मुझे निकाल देते
और उसके बाद जिस तरह से मुझे सदन पर जब मैंने सदन में अपनी बात रखी और मैंने योगी जी को और उनके नीतियों पर समर्थन किया और उसके बाद उनको धन्यवाद दिया, और तो कहीं ना कहीं जब मैंने माफ़िया आतिक अहमद बोला तब उन्होंने मुझे पार्टी से निष्कासित करने का काम किया। तो कहीं ना कहीं इतने अपमानित तरीके से जब मुझे पार्टी से निकालने का, निष्कासित करने का काम किया जाएगा, और क्योंकि एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जब से मुझे पार्टी से निष्कासित किया गया है तो आप देख रहे होंगे कि जो समाजवादी के लोग हैं और जो खास करके जो प्रयागराज में जो अतीक के लोग हैं, जो अतीक को मानने वाले लोग हैं, जो उन पर भरोसा रखने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं इस निष्कासन के बाद उनको बहुत बड़ा मनोबल मिला है। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड की चमोली से, जहां पर बादल फटने से तबाही मची हुई है। कई घरों में मलबा घुस गया है, वाहन भी मलबे में दबे हुए हैं। चमोली और थराली में मूसलाधार बारिश हो रही है, तबाही मची हुई है। सगवाड़ा में एक व्यक्ति लापता, बचाव कार्य जारी है। मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले सब उफान पर है। उत्तराखंड के चमोली से बड़ी खबर, जहां शुक्रवार की आधी रात बादल फटने से भारी तबाही मची है। चमोली जिले के थराली क्षेत्र सहित आसपास के गांव में आधी रात को बादल फटने की घटना सामने आई है। घरों में, बाजारों में मलबा भर गया है, त्राहिमाम मचा हुआ है। कई घरों को मलबे से नुकसान हुआ है। कई बाइक और अन्य वाहन मलबे की चपेट में आ गए हैं। घटना के बाद से लोग दहशत में हैं। भारी बारिश के बीच लोग घरों से भागकर सुरक्षित स्थानों पर जाकर अपनी जान बचा रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बादल फटने की घटना पर दुख जताया है। राहत बचाव में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। उत्तराखंड के चमोली की आपको ये भयानक तस्वीरें दिखा रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के कई जिलों में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, मिट्टी धंसने और पत्थर गिरने की खबरें सामने आ रही हैं। यात्रियों और स्थानीय लोगों को नाली, नदियों, जल धाराओं, कच्चे मकान और जोखिम वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह भी दी गई है। तो आपको दिखा दें तस्वीरें शोपिया के बहराम में, जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। यात्रियों और स्थानीय जगहों पर भी क्षेत्र खराब हो रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां जिलों में भारी बारिश से हालात खराब है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता रमन सैनी का। रमन, जम्मू कश्मीर में क्या हालात है? उत्तराखंड के हालात हम देख ही रहे हैं, जम्मू कश्मीर में इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं? कितने जगह हैं जो अब भी बारिश से प्रभावित नजर आ रही हैं? पहाड़ी क्षेत्रों का क्या हाल है? जी हाँ, बिल्कुल कंचन, देखिए जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहले ही इस बात को लेकर चेतावनी जारी की थी और उन्होंने कहा था कि शनिवार और शुक्रवार की मध्य रात्रि से जो है एक बार फिर मानसून जो है वो उत्तर भारत के अंदर एक्टिवेट होगा और ऐसे में भारी बारिश के साथ साथ में क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं भी हो सकती है। और वैसा ही होता हुआ देखा गया कि हमने कल देखा कि बीती रात जो है वो करीबन 1 बजे के आसपास में उत्तरकाशी में किस तरीके से बादल फटा और वहां पर तबाही का मंजर जो है वो देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से घरों में पानी घुस गया है, जो वाहन है सड़कों पर खड़े थे वो पूरी तरीके से मलबे के अंदर जमींदोज हो चुके हैं। और यही हालात जो है वो जम्मू कश्मीर के भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आज सुबह से 2 ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है। पहली घटना जो है वो रियासी में एक लैंडस्लाइड हुई है जिसकी चपेट में एक गाड़ी आई और उस गाड़ी में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग जो है वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कठुआ में भी एक गाड़ी स्लिप कर जो नाला था, जो फ्लडेड नाला था, उसमें जाकर गिरी और उसमें बिल्कुल, तो यही हालात कई पहाड़ी क्षेत्रों के बने हुए हैं। रमन, बने रहिएगा, आगे भी आपसे इनपुट लेंगे दूसरी खबर का, जो कि कश्मीर से आ रही है, जहां पर एसआईए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। शोपिया के बहराम से एक आतंकी गिरफ्तार हुआ है। हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े होने के आरोप लगे हुए हैं। आतंकियों को खुफिया जानकारी देने का आरोप है। गिरफ्तार युवक से एसआईए लगातार पूछताछ कर रही है। बड़ी खबर रमन, क्या जानकारी मिल रही है? गिरफ्तार हुआ है एक युवक, एसआईए से पूछताछ इस वक्त भी कर रही है। बताया जा रहा है कि आतंकियों को खुफिया जानकारी देने का आरोप लगा है इस पर। जी बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर की में अगर हम बात करें तो एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहे हैं। इसमें चाहे
मौजूदा सक्रिय आतंकी हैं उनको न्यूट्रलाइज करना हो, या फिर जो उनका नेटवर्क मौजूद है यहाँ पर OGWs के रूप में, उनको पकड़ना और उनकी धरपकड़ करने के बाद उनसे पूछताछ करना। तो ऐसी ताल्लुकात में अगर देखें तो आज शोपियां का जो इलाका पड़ता है वहां पर एक OGW को पकड़ा गया है जो हिजबुल मुजाहिदीन के साथ ताल्लुकात रख रहा था, और पिछले काफी समय से हिजबुल मुजाहिदीन के जो आतंकी इस समय शोपियां और साउथ कश्मीर के इलाके के अंदर छिपे हुए हैं, उनको किसी न किसी तरीके से लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो मुहैया करवा रहा था। या तो भारतीय सेना की जो मूवमेंट्स है उस इलाके के अंदर हो रही उसकी जानकारी आतंकियों तक पहुंचा रहा था, या फिर अपनी गाड़ी या अपने वाहन के जरिए उनके हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो भेजने का काम कर रहा था, ताकि आतंकी बिना हथियार के एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूवमेंट कर सके। तो लगातार OGWs का जो नेटवर्क है उसको यहाँ पर जो है उसको ध्वस्त करने की तैयारी जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, और पुलिस हो, NIA हो, SIA हो, सभी मिलकर इस समय इस मुहिम में लगे हुए हैं। 2 दिन पहले हमने देखा कि किस तरीके से 2 ऐसे सरकारी ऑफिसर, सरकारी कर्मचारी जो सरकार में काम करते हुए कहीं ना कहीं आतंकवाद और अलगाववाद का समर्थन कर रहे थे, उनको बाकायदा जो है उनको नौकरी से बर्खास्त किया गया। और आज भी हमने देखा कि अलगाववाद और आतंकवाद का जो एक जनवी बन चुका था जमाते इस्लामिया का जो एक एजुकेशन सेंटर था जो फलाह आम ट्रस्ट के माध्यम से चलाया जा रहा था, उनके 215 स्कूल्स को जो है वो पूरी तरीके से सरकार ने बिल्कुल। तो कश्मीर में SIA लगातार बड़ी कार्रवाई कर रही है। शुक्रिया रमन जानकारी देने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही।